हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वैकल्पिक विषय के रूप में ज्योग्राफी किस प्रकार सिविल सेवा में उपयोगी है, किस प्रकार आप ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस प्रकार आप अच्छी रैंक पा सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उपयोगी है, साथ साथ ये सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा, ऐसे और किस प्रकार ये आईआर या करंट अफेयर्स में उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ ज्योग्राफी प्रत्यक्ष रूप से अपना रोल ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में प्ले करता है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये बहुत बड़े ब्रॉड एरिया को सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आप कवर करता है। अर्थात इसका बड़ा रोल है सिलेक्शन में। कैसे है इसी को मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले सामान्य जो लोगों में अवधारणा है लोगों की कि ज्योग्राफी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रॉड से मतलब क्या होता है? क्या सिलेबस देखकर आप ब्रॉड बताते हैं? अगर मैं इतिहास में यहाँ बात कहूँ तो इतिहास में सिलेबस लिख देता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 लाइन में हो जाएगा। इवन 1 लाइन में भी सिलेबस लिख सकते हैं। क्या सिलेबस छोटा हो गया? ये ज्योग्राफी के साथ क्या है कि ज्योग्राफी में सिलेबस देखने में बड़ा लिखा जाता है, क्योंकि पर यूनिट की एक एक डायमेंशन को वो लिखता है। एक एक यूनिट के अंदर जाकर हर एक पार्ट को वो लिखता है कि इसमें से आपको ये पढ़ना है। अगर मैं हिस्ट्री में पूरा लिख देता कि सल्तनत, और सल्तनत में मैं इल्तुतमिश से लेकर या ऐबक से शुरू करता और एंड तक मैं सल्तनत में लिखता एक एक का नाम, और संग में लिखता कि प्रशासन, कल्चर, आपको कितना बड़ा सिलेबस हो जाता। ठीक वैसे ही ज्योग्राफी में यूनिट के अंदर जाकर लिखता है, जिससे कि बच्चा इधर उधर ना भटके। तो सिलेबस देखकर ब्रॉड नहीं। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ब्रॉड है भी, जैसे मैं ये झुकाव देता हूँ ब्रॉड है, तो उस ब्रॉड सिलेबस का कितना रोल आपके सामान्य अध्ययन में रहता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे ज्योग्राफी में आपके बारे में क्या है कि ज्योग्राफी अगर आप देखें तो यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए, सेक्शन बी होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के सेक्शन ए में पृथ्वी की उत्पत्ति, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोग्राफी, ये पार्ट है। ये पार्ट का ऑप्शनल सब्जेक्ट का, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट का जितना भी पार्ट है उसका 90% जीएस प्री प्लस मेंस में सिलेबस कवर होता है। अब अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन यानी कि सेकंड बी, सेक्शन बी का जितना भी पार्ट है इसका 60% जीएस प्री प्लस मेंस में रोल है। यानी कि यहाँ का 60% सिलेबस सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में है। यहाँ का 90% सिलेबस सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में है। अगर आप इस सेक्शन को तैयार करते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपका ये सब सेक्शन तैयार हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेंस होता है, अब तो
उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आपको लिखा जाता है 150 वर्ड 200 वर्ड्स में, और वहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 200 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो यहाँ जो राइटिंग स्किल आपका डेवलप होता है, वही राइटिंग स्किल आपके काम आता है मेंस में। ओके, तो इस तरह से यहाँ का सिलेबस का बड़ा पार्ट आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस में है। यहाँ जो भी आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं, वही राइटिंग स्किल आपके काम आती है मेंस में। अब हम अगर बात करें तो बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी सेकंड पेपर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओसेनोग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, मॉडल्स हैं। मॉडल्स को हम थोड़ा कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो फर्स्ट पेपर का एक पार्ट है, लेकिन वो एक सेक्शन है ऑप्शनल में, कोई बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो जीएस से कॉमन नहीं होता है। या कुछ अभी तक कहा जाता था कोपेन थॉर्डमैट के इंडेक्स होते थे, या आपका डेविस और पिंक का अपरदन चक्र था। लेकिन अभी देखने में आया है कि पीसीएस के, यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में वो थॉर्नबैट और कोपेन के इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। प्रीलिम्स में तो ये कहीं हम लोग पढ़ते ही नहीं है सामान्य अध्ययन में, लेकिन मुख्य परीक्षा में अक्सर देख रहा हूँ कि ज्योग्राफी का एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल देता है जो स्पेशली जीएस का पार्ट नहीं है, बल्कि सीधे ऑप्शनल का पार्ट है। ठीक है, वो भी आपका कवर होगा। तो यहाँ बड़ा सेक्शन कवर करता है फर्स्ट पेपर। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शनल सेकंड पेपर कितना कवर करता है, सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पार्ट। तो जो ऑप्शनल सेकंड पेपर है, यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ मैं सेकंड पेपर। ये सेकंड पेपर जो है ये है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसके ए और बी सेक्शन को हम ना बांटते हुए सामान्य आपको बात कर देते हैं। इसमें सभी ए सेक्शन, बी सेक्शन में क्या क्या है, वो है इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन सॉइल, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून, इंडियन वेजिटेशन, इंडियन इन्वायरमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के भी अंदर जाकर पार्ट्स को बहुत पूछता है। तो ये सारा का सारा सेक्शन, या जैसे इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेगा तो पूछ लेता है कि हिंद महासागर की भूमिका क्या है, फ्रंटियर्स क्या हैं। क्या हमें ये सेक्शन सामान्य अध्ययन में काम नहीं आता है? यहाँ मैं बिल्कुल कहूँगा, वैसे मैं 100% कह सकता हूँ कि ऑप्शनल सेकंड पेपर ज्योग्राफी का 100% प्रीलिम्स और मेंस में आता है। तो इसमें कोई मैं गलत बात नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। वैसे 100 होता नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ का 100% सिलेबस आपके काम आता है जीएस प्री प्लस जीएस मेंस। आप एज अ ऑप्शनल इस हिस्से से बच सकते हैं, लेकिन क्या इस हिस्से के जीएस से बच सकते हैं? ये तो कंपलसरी है, सभी के लिए करना है। ऑप्शनल में तो आप विकल्प तलाश सकते हैं कि चलिए हम ये सब्जेक्ट नहीं लेते, कोई दूसरा लेते हैं, लेकिन क्या आप इस सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आप विकल्पों को तलाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ तो बात आई कि कितना हिस्सा, अगर हम कुल कहें तो 30% फर्स्ट पेपर का या 40% फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट का हिस्सा अलग है। बाकी वहाँ भी अगर एवरेज में बात करूँ दोनों सेक्शन की, ए और बी की, तो 80% सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन में है। सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल का, वो 100% है सामान्य अध्ययन में। तो आप किस किस चीज़ से बचेंगे? अब बात आती है कि एक हिस्सा कहते हैं लोग ब्रॉड नहीं है। अगर ये ब्रॉड है तो आपको 100% तो ये जीएस में पढ़ना होगा हिस्सा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको छोड़ दें? अगर ये धारणा हम बना लेंगे कि हम केवल ऑप्शनल में अगर इग्नोर कर भी दें ज्योग्राफी को, तो क्या आप सामान्य अध्ययन में इग्नोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना।
तो यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे आपका निर्णय है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि नहीं ज्योग्राफी ही सब कुछ है। ये अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात आगे करते हैं कि इसका और कहाँ कहाँ रोल हो सकता है, अन्य इसके बारे में क्या सामान्य अवधारणा है। देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं ये तकनीकी विषय है, ब्रॉड पे मैं बात कर चुका था। कुछ लोग कहते हैं ये तकनीकी विषय है, आर्ट वाले लोगों को समझ में कम आता है। स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट एकेडमिक रूप से खुद ही आर्ट का सब्जेक्ट है, तो आर्ट वालों के समझ में क्यों नहीं आएगा। इसमें जितनी भी साइंस की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है उससे कहीं ज़्यादा आप सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में साइंस पढ़ते हैं। मात्र डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेसिपिटेशन, सापेक्षिक आर्द्रता, इन शब्दावलियों से ये सब्जेक्ट प्योर आईआईटीएंस या साइंस वालों के लिए नहीं हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्ट एकेडमिक रूप से ये आर्ट का है। तो अपने मन से ये निकाल दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट साइंस वालों के लिए है। कोई भी इसको तैयार कर सकता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो भी पूछा जाता है वो सीधे सीधे पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जामिनर को भी वही आता है जो आपको आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक लिख कर आए हैं तो वही कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को आता है। मतलब अपनी पर्सनल अप्रोच नहीं होती है कि जिसमें हमें ये अच्छा लगे कि लड़के ने अपने पर्सनल व्यू दिए तो कैसे दिए। हो सकता है आपके एग्जामिनर से सोच मैच खाए या ना खाए। यहाँ अगर आपने सही लिखा है तो एग्जामिनर सही ही मानेगा, मार्किंग आपकी बेहतर होगी। इसमें कोई पर्सनल कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको ज्योग्राफी जब आप तैयार करते हैं तो आपको विजुअलाइज होने लगती है, दिखने लगती है। स्टूडेंट्स, जो चीज़ दिखने लगेगी तो वो आपकी परमानेंट आपको दिखने लगती है। और परमानेंट जब दिखने लगती है तो एक बार आपको इनपुट का प्रयोग करना होता है। इनपुट से मतलब है मेहनत एक बार प्रयोग करनी होती है और आप उसका फल बार बार ले सकते हैं। भूलने की दर ज्योग्राफी में बहुत कम होती है। अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लिख पाएंगे। ज्योग्राफी के साथ एक और फायदा है कि जिस यूनिट से पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वो ये बिल्कुल नहीं पूछता है कि जियोमॉर्फोलॉजी का रिलेशन क्लाइमेटोलॉजी से क्या है। आप क्लाइमेटोलॉजी में पहुंचे तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पहुंचे तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं तो ट्राइब्स पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ रहे हैं तो सॉइल पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करता है, वो यूनिट वाइज अलग रखता है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी प्लस फिजिकल इंडियन को तो जोड़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्राइब्स से कहे कि पत्थरों से उनका प्रयोग क्या है या पत्थरों से क्या रिलेशन है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टू द पॉइंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट जो आपने पढ़ा होता है कॉन्सेप्ट वही पूछता है। यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर हम जब ऑप्शनल की बात करते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी किताबों को उठा लेते हैं। नो डाउट बड़ी किताबें क्या हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ आपको सिलेबस में जो पार्ट दिया है या क्वेश्चन का जो फॉर्मेट तैयार करना है वो आपको 200 वर्ड्स, एवरेज में बात कर रहा हूँ, छोटे बड़े 50 शब्दों का जो अंतर रहे उससे मतलब नहीं है, मैं एवरेज 200 वर्ड्स की बात करूँ तो 200 एवरेज जो वर्ड्स होते हैं तो हमें 200 में तैयार करना होता है। और बुक के साथ क्या होता है कि कोई चीज़ तो पता लगा 1500 शब्दों में लिखी है और कोई चीज़ 50 शब्दों में लिखी होती है। वहाँ पर आपके काम आता है टीचर गाइड। आप लोग अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हो ज्योग्राफी तो एक बार मेरा नोट्स ज़रूर देखने की कोशिश करें, कहीं से भी, या हमें कॉल करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगा। आप एक बार देखिए, पूरा सिलेबस देखिए, पूरा सिलेबस। मैंने अपने नोट्सों के साथ एक काम किया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट 60% 50% 70% सेक्शन पढ़ा देते हैं, फिर बच्चा बेचारा भटकता रहता है, या समझाने पर बहुत फोकस कर लिया, प्रिंटेड आपको नोट्स दे दिया, अब नोट्स क्या है वही किताब लिखी हुई है।
तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम होती है कि नोट्स में लिखा है 1800 वर्ड का और आपको एग्जाम में देना है 200 वर्ड का। अब वो बेचारा 1800 वर्ड को 200 वर्ड करे। अब आपने समझा तो दिया क्लास में, क्लास में आपने क्या करा, कहीं ग्राफिक्स डाल दिया, कहीं पर आपने छोटा समझा दिया, कहीं बड़ा समझा दिया। बच्चे को तो वहाँ कॉपी पर देना है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक कोशिश करी है कि नोट्स उसी फॉर्म में तैयार किया है कि सीधे आप नोट्स पढ़ें, सीधे के सीधे नोट्स आप जाकर छाप के आ जाएं। क्योंकि मैंने एक एक डायमेंशंस नोट का एक एक यूनिट के अंदर जाकर मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में छापना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपको कितना आता है ये एक पक्ष है, कितना अच्छा आप परफॉर्मेंस कॉपी में कर पाते हैं ये दूसरी बात है। आपके और एग्जामिनर के बीच में कम्युनिकेशन का साधन कॉपी है। इसलिए वही बच्चा विजेता होता है, वही बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वही बच्चा अच्छा स्कोर करता है जो कि कॉपी में अच्छा लिख पाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में आपको कितना अच्छा आता है ये एक बात है, दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपको अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहिए, कॉपी में परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट आपको नहीं एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा है बल्कि आपकी कॉपी को देख रहा है। तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, यही हमने काम किया है, इसी प्रकार हमने नोट्स तैयार किया है कि आप बेहतर से बेहतर लिख पाएँ, एग्जाम में सीधे सीधे लिख पाएँ। दूसरा काम हम लोगों ने एक काम और किया है कि हम लोगों ने आपको इस तरह नोट्स दिया है कि आपको बहुत सारी बुक्स ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि जो सिलेबस है वो डिटेल्ड बुकों में अलग अलग लिखा है। पता लगा एक राइटर ने एक सेक्शन पे किताब लिख रखी है, दूसरे ने दूसरे पे लिख रखी है, तीसरे ने तीसरे पे लिख रखी है, इंडियन ज्योग्राफी कहीं है। हमने इसी सभी चीज़ को बहुत आसान बनाया है और सारी के सारी जगह से कंटेंट कलेक्ट करके उसको एग्ज़ाम में आपको परफॉर्मेंस जिस प्रकार करनी चाहिए उसी प्रकार से उसका फॉर्मेट उसी अनुसार सीधा सीधा नोट्स लिखा हुआ है। तो ये तो बात है कि आपको ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल रखते हैं तो आप एक बार नोट्स ट्राई कर सकते हैं हमारा, ये तो एक पक्ष है। अब दूसरी बात हम लौट कर फिर वहीं पर आते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके अन्य किस जगह काम आ सकती है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल पर पहली बात कह चुका हूँ, प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन में, मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन में। अब एक बात और है कि निबंध में एक निबंध पर्यावरण से रिलेटेड आता ही आता है अक्सर। यदि आपके ज्योग्राफी पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर्यावरण पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप उस निबंध को बेहतर लिख पाएंगे, अच्छा निबंध में स्कोर कर पाएंगे। तो ये एक कम से कम एक निबंध आपका बेहतर कराता है। अब आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन। ज्योग्राफी ऑप्शनल रखने वाले या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का मैपिंग में इंटरेस्ट होता है, मुख्य परीक्षा में मैपिंग नहीं है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ मैं बीच में रोकते हुए कहूँगा कि अक्सर लोग किताबों के मैप देख बैठते हैं कि किताबों का मैप देखा अरे और कहते हैं हम ये मैप कैसे बना पाएंगे, ये मैप ही बनाने में हमारा 2 घंटा लग जाएगा, ये इस तरह से स्केचिंग करना हमें नहीं आएगा, हमको ये नहीं। स्टूडेंट्स, किताब कंप्यूटराइज छपी हुई होती है, इतना ज़्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है। मेंस में बहुत लिमिटेड ग्राफिक्स हैं। अब तो आप ग्राफिक्स और ज़्यादा नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे या ग्राफिक्स देंगे। पहले जब 600 वर्ड्स का क्वेश्चन होता था तब आपको ग्राफिक्स देने का, कॉन्सेप्ट देने का बहुत टाइम होता था। अब 200 वर्ड्स में आप क्या देंगे, कितने ग्राफिक्स देंगे, कितने फ्लो चार्ट देंगे? नंबर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं। तो आप कभी भी तुलना या किताबों के ग्राफिक्स देखकर आप ये मत सोचिए ये हमें ज्योग्राफी में बनाने हैं। ज्योग्राफी में ग्राफिक्स बहुत सीमित हैं, सीधे सीधे पेन से ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए वो बहुत सिंपल होते हैं, किताब वाले नहीं होते हैं। किताब में तो 100 लाइन्स एक ही ग्राफिक्स में देनी है और उन्हीं को बनाने में पता लगा घंटों निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। अब हम लौट कर आते हैं उसी सेक्शन पर कि निबंध के बाद ये कहाँ काम आता है। निबंध के बाद मैंने बात कही कि ज्योग्राफी वालों का अक्सर जो
मैपिंग होती है वो स्ट्रांग पक्ष होता है, वो जनरली होता है। मतलब मैपिंग मुख्य परीक्षा में हो या ना हो, ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा तो मैपिंग ऑटोमेटिक अच्छी होने की संभावना रहती है। तो जब आप आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो आईआर थ्रो मैपिंग आपकी तैयार होती है। और थ्रो मैपिंग जब आपकी आईआर तैयार होती है तो आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट में वहाँ सिस्टमेटिक वे में लिख पाते हैं। वहाँ एग्जामिनर को लगता है कि आप चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं बल्कि उसे दिखा पाते हैं। एग्जामिनर को अपनी कॉपी के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा पाते हैं। एग्जामिनर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये आईआर में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। करंट अफेयर में जैसे विश्व स्तर के कोई मुद्दे हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में जब बात करता है करंट अफेयर्स में, तो स्टूडेंट्स आप करंट अफेयर्स में भी अच्छी पकड़ बना पाते हैं। जैसे सीरिया का मुद्दा आ गया, चबाहार बंदरगाह आ गया, ईरान से रिलेटेड, तो आपको दिखता है, आप याद नहीं करते हैं। या वन बेल्ट वन रोड है, आपको दिखेगा कि कैसे कैसे यूरोप में जाएगा, मेडिटेरियन सी कहाँ है, कैस्पियन सी कहाँ है, तो आपको चीज़ें करंट अफेयर्स में भी दिखती हैं। तो ये करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा आपका इसके साथ साथ हो पाता है। तो मेरा यहीं पर कहना है कि ज्योग्राफी के दो प्रकार के रोल होते हैं, एक प्रत्यक्ष ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में और अप्रत्यक्ष जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मेंस, निबंध प्लस आईआर प्लस करंट अफेयर। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जितने नंबर ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेकर आती है उतने ही नंबर आपके जीएस में भी ये कवर कराती है, निबंध में भी कवर कराती है, आईआर में भी कवर कराती है, करंट अफेयर में भी कवर कराती है। अपने मन से लास्ट में ये बात कहूँगा, ये बिल्कुल निकाल दीजिए ये बहुत तकनीकी सब्जेक्ट है या ब्रॉड सब्जेक्ट है। आप ऐसे लोगों से अक्सर बात करते हैं कि जो लोग को पता ही नहीं इसके अंदर है क्या, ज्योग्राफी कितनी ब्रॉड है, इसे कितना इजी किया जा सकता है, कितना इसको सेलेक्टिव पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा, एज अ टीचर मुझे ये बात वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ओरिजिनल बोलता हूँ, ओरिजिनल ही बात करता हूँ। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, अब तो ये पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, वरना पहले 8 क्वेश्चन में 5 करने होते थे, अब क्या होते हैं, करने 8 में से 5 होते हैं, लेकिन ईच क्वेश्चन का सेक्शन ABC होता है। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है कि आप स्टूडेंट कल्पना नहीं कर सकते कि इसका लगभग आप 40% सिलेबस, मैं 40 कह रहा हूँ, ठीक है, 40% सिलेबस छोड़कर भी आप तैयारी करें तब भी आपका 100% सिलेबस होता है। वहाँ ये स्थिति आपकी पैदा हो जाती है कि वहाँ जैसे यूपीपीसीएस के भी मैं बात कर लूँ, आ रहा है कि यूपीपीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन का सेक्शन 3 होते हैं, ABC, यानी कि 24 क्वेश्चन। आपको कोई भी 5 सेक्शन करने होते हैं यानी कि 15। वहाँ स्थिति ये हो जाती है कि आपको 7 सेक्शन आते हैं, आप ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि अब हम कौन सा करें कौन सा छोड़ें। तो मैं यहाँ से यही कहूँगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसका चाहें तो सिलेबस आप बहुत छोटा करके पढ़ सकते हैं। 60% सिलेबस से ये 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। 100 में नहीं कहूँगा 99, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि विज्ञापन आता है, फला पेस्ट सफाई करे दांतों की, 100% फिर भी उसमें एक जर्म्स को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे ही छोड़ने की बात कहूँगा। थैंक यू, यहाँ आज आपने समय दिया इतना। आगे भी जुड़े रहिए। नोट्स की जिसको ज़रूरत हो, सॉफ्ट कॉपी में ज़रूरत हो, हार्ड कॉपी में ज़रूरत हो, हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9, हमारे नंबर पर अपना कॉल कीजिएगा। थैंक यू।